रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। आप सब बच्चों को पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मुराद वो कंपनी है जो रॉ मटेरियल से या कंपोनेंट को जोड़ के एक प्रोडक्ट तैयार करती है, एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कैसे? रॉ मटेरियल से या कंपोनेंट्स को जोड़ के एक प्रोडक्ट तैयार, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डेफिनेशन हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ये चैप्टर नंबर 4 था गालिबन हमारा, कि चैप्टर 3 था, चैप्टर 3 था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप चाहें तो डायरेक्ट कभी भी इसको पढ़ना हो तो जब आप रिवीजन करेंगे तो वो चैप्टर जब पढ़े उसके साथ इसको पढ़िए, यानी पढ़ते वक्त यही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम, लेकिन जब आप रिवीजन करें तो हमेशा चैप्टर 9 को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो चैप्टर पढ़ा है उसके साथ मिलाना है आप, तो ये बिल्कुल एक ही सीक्वेंस बनेगी। अच्छा, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 3 बातें बड़ी अहम है। एक है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी लेबर को डिफरेंट यूनिट्स में और सब यूनिट्स में ब्रेक कर देना, लेबर को यूनिट्स और सब यूनिट्स में ब्रेक कर देना, ये बड़ी अहम बात है। दूसरा है कि इसके डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होगी। वैसे तो आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो जर्नल पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ सारी बातें जो हो रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मुतालिक हो रही है, जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स को मिला के प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे लेबर डिवीजन कैसे होगी, यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और तीसरी चीज यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे होगी, यानी पावर जो है या फैसला साजी का जो इख्तियार है वो निचले लेवल पे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। ये 3 बड़ी अहम बातें हैं। अब इसमें सबसे पहली बात जो है ना वो आ जाती है डिवीजन ऑफ लेबर पे। अब डिवीजन ऑफ लेबर में जब बात आती है तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि क्या हम इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहेंगे कि 5-5 लोग जो है उनको तकसीम कर दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 5-5 लोगों को आपने एक परात में खाना खिलाना है अलग-अलग डाल, नहीं, ऐसा नहीं है कि जी 5-5 हो जाओ, क्यों, खाना तो नहीं खिलाना हमने। यहाँ पे मसला ये है कि आप लेबर की जो तकसीम करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, वो डिफरेंट वर्कर्स को बांटेंगे ग्रुप्स में, और जाहिर है डिफरेंट वर्कर्स को जब बांट रहे हैं तो डिफरेंट का मतलब यह है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन तकसीमी ग्रुप में जब वो जाएंगे तो वहां वो सिमिलर होंगे, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ है लेकिन जिस यूनिट में बांटेंगे उस यूनिट के अंदर उनके अंदर सिमिलैरिटी कुछ होगी, तभी आपने उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया। लिहाजा ये इसका मतलब आप उन्हें उनकी स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे तकसीम करें कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में असेंबलिंग के हैं वो अलहदा कर दिए, जो कंपोनेंट मेकिंग के अलहदा कर दिए, जो पेंट वाले हैं वो अलहदा कर दिए। तो जब वो सारे इकट्ठे थे तब तो यकीनन उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन जब हमने उन्हें तकसीम करके एक यूनिट में डाल दिया तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनका सिमिलर होगा, यानी वो सारे या तो पेंटिंग के वर्कर हैं या सारे असेंबलिंग के वर्कर हैं जो एक यूनिट में। इससे हमने उन्हें तकसीम कर दिया उनके काम की महारत के एतबार से कि जो एक जैसी महारत के लोग हैं वो एक डिपार्टमेंट में इकट्ठे कर दें, एक जैसी स्पेशलिटी के लोग एक स्पेसिफिक फैक्टर में या एक स्पेसिफिक सब यूनिट में जमा कर दिए जाएं, ताकि उस काम की जब हमें जरूरत पड़े तो हम पर्टिकुलरली उन वर्कर्स को जो है वो इस्तेमाल करें और उन वर्कर्स की मदद से हम इस मसले को हल करें। अब डिफरेंट वर्कर परफॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, मुख्तलिफ वर्कर मुख्तलिफ काम करते हैं, क्या हाल? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन ए लार्ज स्केल रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री, इसकी मिसाल वहां भी आई थी, तो आपने देखा होगा कि जो लोग जो है वो कटिंग करने वाले हैं वो अलग हैं, कपड़ा काटते हैं, जो लोग स्टिचिंग करते हैं वो अलग हैं, जो लोग उनको बटन लगाते हैं वो अलग हैं,
जो लोग उनको फिर फोल्ड करते हैं या प्रेस करते हैं और पैकिंग करते हैं वो अलग है। और एक ही काम करने की वजह से उनके हाथ इतनी तेजी से चलते हैं, जो पंखे के पर होते हैं यूं 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 तेजी से मूव करते हैं वो, और वो काम कर लेते हैं, चूंकि उस काम में उनकी महारत ज्यादा हो जाती है। क्लियर जी? लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स को देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको जो है वो इकोनॉमिस्ट मैनेजमेंट लिखते नजर आएंगे। उसके बाद आपको इंजीनियर्स मैनेजमेंट लिखते नजर आएंगे, फेड्रिक टेलर और फ्योल। तो पहले एडम स्मिथ, वही किताब कौन सी वाली, वेल्थ ऑफ नेशन, कब लिखी थी? उसके अंदर सबसे पहले जिक्र आया है डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद दूसरे राइटर आपको मिलेंगे जो इंजीनियर है। तीसरे राइटर आपको साइकोलॉजी के मिलेंगे फिर जो मैनेजमेंट में आए, जैसे डॉक्टर एल्टन में हुए ह्यूमन रिलेशन स्कूल के, वो आए। और लास्टली आपको फिर एक स्पेसिफिक वो पर्टिकुलरली अपनी फील्ड के तौर पे वो खड़ी हो गई। हाँ, ये भी है कि जहां कंपटीशन की बात आएगी, जैसे आपका चैप्टर नंबर 4 है इकोनॉमिक्स का, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के वो चारों मॉडल उसका हिस्सा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ऑलिगोपोली है, जो आप पढ़ेंगे आगे, तो वो भी उसका हिस्सा बनेगी। और उसके ऊपर जाके फिर गेम थ्योरी बन गई, उसके ऊपर जाके फिर जेनरिक कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज बन गई, तो वो भी एक माइक्रो इकोनॉमिस्ट ने जाके ऐड कर दी उधर। तो स्ट्रेटेजी में भी इकोनॉमिस्ट का काफी हिस्सा होता है, मैनेजमेंट में भी यहाँ आपको हिस्सा मिल रहा है, और उसके बाद इंजीनियर्स का और साइकोलॉजिस्ट का काफी हिस्सा है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं आप अपनी बात के ऊपर कि हमने ये कहा कि जो मजदूर हैं उनको उनकी स्पेशलिटी के मुताबिक यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाएगा, ताकि वो एक पर्टिकुलर काम के अंदर पूरी महारत हासिल करें। अच्छा, और ये देखिए यहाँ पे जो है वो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ एक वर्कर को मुख्तलिफ काम दो, इन स्पाइट ऑफ एक वर्कर को मुख्तलिफ काम दो, ये ज्यादा अच्छा है कि तुम जो है वो क्या करो, शाबाश, वर्कर्स को, जो डिफरेंट वर्कर्स हैं उनको डिफरेंट काम दे दो, ना कि एक ही वर्कर को मुख्तलिफ काम दो। जब एक ही वर्कर को मुख्तलिफ काम दोगे तो वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने की कोशिश करेगा, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब है मास्टर ऑफ नन। लिहाजा तुम एक ही वर्कर को मुख्तलिफ काम देने से अच्छा डिफरेंट वर्कर को डिफरेंट ही टास्क दे दिया करो। कहने का मतलब यह है कि एक वर्कर को जो टास्क मिले वो रिपीटेडली सेम आता जाए। जब वो सेम काम आता जाएगा तो वो अपने काम में महारत हासिल कर लेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि जो जेब काट रहा है वो जेब काटने में एक्सपर्ट, जो गला काट रहा है वो गला काटने में एक्सपर्ट। क्या हाल है, हाथ में सफाई, क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, अब ये कहते हैं कि अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर अगर कर दी गई, यानी वो मजदूर अलहदा कर दिए जिनकी स्किल एक जैसी है और उसके अंदर महारत उन्होंने हासिल कर ली, तो तुम्हें क्या एडवांटेजेस मिलेंगे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के एतबार से, बिजनेस के एस्पेक्ट से? तो वो कहते हैं एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो चीज बनाई जाए उसमें कॉस्ट कम आए, वेस्ट कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो इसका मतलब यह है कि वेस्ट कम होगा, टाइम वेस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगी, लेकिन प्रोडक्शन क्या होगी, शाबाश, ज्यादा होगी। अच्छा, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, क्वालिटी में बेहतरी आएगी, जिसका मतलब यह है आपके जो आप चीजें बना रहे हैं वो ड्यूरेबल भी हो जाएंगी, उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट भी हो जाएगी, ठीक है, और उसके साथ साथ वो चीजें जो हैं वो रिलायबल भी हो जाएंगी, और जो आपका इन द अदर वर्ड्स आपका जो ब्रांड इमेज है ना वो बड़ा जबरदस्त बन जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा, उसके बाद देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ वर्कर। इसका फायदा ही होगा कि अगर कोई वर्कर कोई स्पेशलिस्ट स्किल सीख के आता है तो उसको उसकी स्किल के मुताबिक यूनिट मिल जाएगा, उसको उसकी स्किल के मुताबिक डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जहां वो अपने हुनर का इस्तेमाल करके हमें फायदा पहुंचा सकेगा। और ये भी बड़ी ख्वाहिश होती है इंसान को कि जो इल्म उसे आता है, जो महारत उसे आती है, उसका इस्तेमाल हो। उसका इस्तेमाल हो तो खुश होगा, लेकिन उसकी महारत का इस्तेमाल ना हो तो वो नाराज होगा या उसका दिल नहीं खुश होगा। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है?
इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हासिल होंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एक ही काम रिपीटेडली करने से और बड़े पैमाने पर करने से। क्या मतलब? बड़े पैमाने पर कोई काम करेंगे तो वो चीज सस्ती होती चली जाएगी। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल हम यहां से देते हैं। एक सीमेंट फैक्ट्री में जब सीमेंट बनाना शुरू हुआ, एक मिसाल दे रहा हूं, तो ये उसका कास्ट कर्व है फर्ज करें। तो जब उसने, सिर्फ मिसाल है ये, 15 मेट्रिक टन तक अपनी प्रोडक्शन रखी तो एक सीमेंट की बोरी 1600 रुपए की बन रही है। तो 1600 की तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन जब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को यूज करते हुए अपने प्लांट को 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, पूरे 16 घंटे चलाता है या पूरे 24 घंटे चलाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। ज़ाहिर 2 घंटे चलाएंगे, इंजीनियर की तो पे पड़ गई, सुपरवाइजर की तो पे देनी पड़ेगी, चाहे वो चल 2 घंटे रहा। तो एक सीमेंट की बोरी 1600 की पड़ी। लेकिन जब एक इंजीनियर 24 घंटे के लिए उसके रिपेयर का जिम्मेदार है, तो आपने अगर पूरी कैपेसिटी पे चला दिया तो फिर सीमेंट की बोरी आपको 750 रुपए की पड़ेगी। फिर आप 1200 रुपए, यानी आप कोई 54 मेट्रिक टन या 50 मेट्रिक टन पे पहुंचे तो पता चला कि बोरी 750 की पड़ रही है। लेकिन उससे पहले महंगी क्यों पड़ रही थी? 2 घंटे प्लांट चला, 2 घंटे प्लांट में इंजीनियर की भी पे निकालो, मैनेजर की भी निकालो, वर्कर की सारे की पे निकालो और 2-2, 3-3 शिफ्ट में अपॉइंट हुए लोगों की पे दो। लेकिन जब वो मशीन पूरी यूज हुई तो सब फुली यूटिलाइज हुए, और जब वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे पहुंची तो कॉस्ट कम हो गई। इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के। बड़े पैमाने पर जब आप चीज लेते हैं, बनाते हैं, सस्ती पड़ती है। और इसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि जब आप एक सूट खरीदोगे महंगा मिलेगा, लेकिन कपड़े का पूरा रोल खरीदोगे तो वो सस्ता मिलेगा। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा, देन फास्टर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। वर्कर की ट्रेनिंग फास्टर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसने तो एक ही काम करना है और कोई इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक ही काम करना है और वो भी उसे ठीक ना आता हो, तो फिर तो उसकी मार्केट में वर्थ ही कोई नहीं रहेगी। क्या हाल? सो ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि एक ही काम का एक हिस्सा करने से इंसान ज्यादा मुतमिन नहीं होगा। जैसे आपने HR पॉलिसीज में पढ़ते हुए देखा था कि अगर एक बंदा सिर्फ पैकिंग कर रहा है और पिछले 5 साल से पैकिंग कर रहा है तो उसकी जिंदगी सिवाय इसके कुछ नहीं रह गई कि लिफाफा खोलकर उसके अंदर एक शर्ट घुसानी है, उसके बाद उसको रैपर लगाना है, बासी है उसकी जिंदगी। तो जिंदगी क्या होगी? मोनोटोनस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, बोर्डम हो जाएगी। जबकि टास्क वैरायटी इंसान की जिंदगी को जरा खुश बनाती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक लेक्चर दिया, थ्योरी का था, इकोनॉमिक्स का आ गया, थोड़ी डायग्राम, थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया, जरा नेचर बदल गया काम का, तो दिल जरा खुश हुआ, यार ये क्या एक ही काम करता जाओ। चलो टेक्स्ट का लेक्चर आया तो काफी हद तक न्यूमेरिकल आ गया, तो कुछ टेस्ट बदल गया आपका, तो काम में मजा आया ना कि वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन अगर सुबह से लेके शाम तक सिर्फ I2B ही पढ़ाना होता तो आप ख्वाब में भी बोल रहे होते हैं कि बेगम तुम इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज करो ताकि हमें आटा कम लगे, रोटी ज्यादा बने। यानी हर तरफ फिर आपको एक ही चीज नजर आएगी, तो जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो जब बोरिंग जिंदगी हो जाएगी तो उसमें लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी हो जाएगी, कभी नए ख्यालात भी नहीं आएंगे। क्या हाल है बच्चों? और नतीजे के तौर पे रिडंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि फिर एक तरह का काम जब होता है ना इंसान करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह मशीन आ जाती है। अच्छा ये एक ही काम है, एक ही काम को डिजाइन मशीन करना आसान है, लिहाजा मशीन डिजाइन हो जाती है, बंदा रद्दी हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्या हाल है भाई? एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि लिफाफा यूं करके फोल्ड करना है, बड़ी जल्दी रोबोट आ जाएगा, ठीक है, और रोबोट ने ओवर टाइम मांगना है ना कुछ और, तो वो कहेगा ये तो बड़ी अच्छी बात। आप ये कहते हैं एक न्यूज एजेंसी है, वो अपना न्यूज कास्टर रोबोट रख रहे हैं, क्यों? कहते हैं जी हमारे न्यूज कास्टर को छींके बड़ी आती, आए दिन भूल जाता है, फिर कट करना पड़ता है, ये वो। तो एक ऐसा रोबोट हो जो आराम से बैठ के खबरें पढ़े, लेकिन हम लोगों को नहीं बताएंगे रोबोट। कैसी बात? कॉस्ट मिनिमाइज करनी। हम CFE में सोच रहे हैं कि जो ये रिसेप्शन और कोर्स की इंफॉर्मेशन है, आतिफ की जगह कोई रोबोट रख ले, क्योंकि बातें तो गिनी चुनी बतानी है, ठीक है, और उसके कान भी थोड़े अंदर हो,
अच्छा, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, कि थोड़ी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है और इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंस बढ़ जाता है, यानी पीछे से शर्ट सिल के नहीं आई वो पैकिंग नहीं करेगा, बटन नहीं लगे तो सारा काम जो है वो बैठ जाएगा, कि बटन नहीं लग के आए, एक काम रुका तो सारे काम रुक जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में एक टास्क वैरायटी हो। तो ये जरा इसके मसाइल है स्पेशलाइजेशन के, और ये जितनी भी बातें मैंने की अपनी तरफ से नहीं की, ये एक्सपर्ट थे एक जिनका नाम था डॉक्टर एल्टन मे, ये इन्होंने अपनी किताब में लिखी थी, मैंने उनको इनके साथ ना लिंक कर दिया। इनका ताल्लुक जो ना डॉक्टर एल्टन मे का एक ग्रुप है मैनेजमेंट का, उसको कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस स्कूल, ह्यूमन ये वहां से है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया, आपको जरूरत नहीं है आपके कोर्स के एतबार से, लेकिन ऐसे बंदा पढ़ रहा हो तो पता होता है अच्छा यार कभी जिंदगी में एडवांस स्टडी करेंगे तो पता होगा अच्छा यार हाँ नाम सुना था इनका कि एक एल्टन में नामी बंदा था और उसने ये काम किया। क्लियर बच्चों? अब अगर आप देखें ये तो हो गया डिवीजन का मामला, लेकिन मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंटलाइजेशन यूज करती है। बास जगह पर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन भी यूज होती है, बास जगह पे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर यूज होता है, बास जगह पे प्रोसेस स्ट्रक्चर यूज होता है, बास जगह कस्टमर स्ट्रक्चर यूज होता है, और बास जगह रीजनल स्ट्रक्चर यूज होता है, और बास जगह इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है। अब चूंकि आप पहले से इसके मुतालिक चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ चुके हैं तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा समझने में कि फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन वो होती है जिसके अंदर आप ज्यादातर जो बात करते हैं ना वो फंक्शंस बना देते हैं जो कि डिपार्टमेंट के एंगल से होते हैं। लेकिन यहां पर आपको इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती है। कौन सी कंपनीज? प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को नीड के मुताबिक एक काम से दूसरे काम पर मूव कर सकती है। जैसे CFE ने या आपकी ऑडिट फर्म ने या आपकी फाइनेंस मैनेजर है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बन रहा है या सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है, तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया, क्या हाल है। लेकिन ये तो है एक कंपनी जिसने एक प्रोजेक्ट लिया, लेकिन बास कंपनी ही प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। फर्ज करें आपको जॉब मिली है एक सिविल इंजीनियरिंग के इदारे में, तो सिविल इंजीनियरिंग के इदारे में क्या हो रहा होगा बच्चों, एक बिल्डिंग बना ली तो दूसरी बिल्डिंग का ठेका मिल गया, दूसरी बिल्डिंग बना ली तो तीसरी बिल्डिंग का, तो एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, दूसरा शुरू हो गया। तो कुछ दोस्त आ गए, कुछ चले गए, फिर जरूरत के मुताबिक कुछ लोग आ गए। इसी तरह अगर आपको सॉफ्टवेयर हाउस में काम मिल जाए तो फिर वहां पे भी ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर हाउस में भी ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर कुछ लोग चेंज ओवर हो जाते हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग एक टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वहां पर जो है ना ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइप के स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ताकि जिन लोगों की जरूरत है वो ज्वाइन कर ले और जिन लोगों की जरूरत नहीं है उनको किसी और जगह या किसी और प्रोजेक्ट में भेज दिया जाए। क्या हाल है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आम तौर पे कुछ खास कंसिस्ट ऑफ होता है फ्यू कोर डिपार्टमेंट्स, इनके कुछ कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और मैन्युफैक्चरिंग में उतनी हार्डनेस आ जाती है, ठीक है ना, इनफ्लेक्सिबिलिटी कह लीजिए। और इसके जो डिवीजन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, इनका रद्दो बदल नहीं किया जा सकता, और इनके जॉब डिजाइन या इनके जॉब डिस्क्रिप्शन भी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वरना कोई भी बंदा कह सकता है कल को कि जनाब आज मेरा दिल नहीं चाह रहा पेंट करने को, तो आज मैं फूल बनाऊंगा टोयोटा की गाड़ी पे, तो फूल बना दे तो गाड़ी नहीं बन जाएगी। लिहाजा इसको प्रॉपर डिवीजन को फॉलो करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि यहाँ पे कंपनीज में डिवीजन जो होते हैं वो रिपोर्टेबल होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, तो जो एक वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्टेबल है, और आगे जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल 3 डिवीजन एंड नॉर्मली एट द टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर जो निचले वाले लोग हैं वो ऊपर वाले लोगों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आ गया। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर आप जानते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके नाम उस चीज पे रखे जाते हैं जो उनके फंक्शंस है। फंक्शन से मुराद क्या है, उनके काम।
तो जो वो काम करते हैं, जो वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वही उनके क्या रख दिए जाते हैं, नाम रख दिए जाते हैं। जैसे ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कहता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन प्राइमरली फंक्शन कंडक्टेड, यानी जो वो काम कंडक्ट करते हैं। अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किस तरह के काम होते हैं? इंजीनियरिंग, लीगल, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स एंड मार्केटिंग। क्लियर जी? जैसे कहता है कि क्या बच्चों नाम है, एथन एलन इंटीरियर्स। तो ये क्या है कि क्योंकि किताब वेस्ट से लिखवाई गई है तो नाम उधर का यूज हो रहा है, तो वो यूज करते हैं इस तरह के। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल एंड प्रोडक्ट डिजाइन। तो इस तरह का डिजाइन हो सकता है। दूसरा डिजाइन जो हो सकता है बच्चों, इसका वो हो सकता है आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में जैसे टू व्हीलर डिपार्टमेंट बाइक बनाने वाला, थ्री व्हीलर रिक्शा बनाने वाला, फोर व्हीलर बाइक बनाने वाला, हैवी मोटर ट्रक बनाने वाला। तो हमने अपनी कंपनी को बाइक, रिक्शा, गाड़ी और ट्रक बनाने वाले डिपार्टमेंट से ब्रेक कर दिया। लिहाजा प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन कंपनी रिसोर्सेज को ब्रेक किया जाता है, जो भी चीज मैन्युफैक्चर्ड हो रही होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। दिस इज टिपिकली ओनली डन विद इन द ऑपरेशन डिवीजन। ये वहां हो सकता है जहां ऑपरेशन डिवीजन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्मॉल अप्लायंसेस का अलग यूनिट हो सकता है और लार्ज अप्लायंसेस का अलग हो सकता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर का अलग हो गया और एयर कंडीशनर का अलग हो गया। ठीक है जी? यस सर। अच्छा, उसके बाद जैसे आप ये कह लीजिए कि ऑपरेशनल ब्रेक लाइन जो होती है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली आप देखते हैं कि प्रोसेस बेस्ड जब आते हैं आप, तो प्रोसेस बेस के अंदर आप देखते हैं तो ये थे, पहले थे फंक्शनल, अब थे प्रोडक्ट, अब प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? एक ही चीज बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो देखिए, जैसे कपड़े की मिल में स्पिनिंग अलग हो रही है, वीविंग अलग हो रही है, डाइंग अलग हो रही है और पैकिंग अलग हो रही है। तो ये प्रोसेसेस हैं, ये भी एक हो सकता है तरीका का। तो कहता है प्रोसेसेस डिपार्टमेंट डिवाइड्स द डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द वर्क डन, जो तुम काम कर रहे हो। फंक्शन में फंक्शनल था और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनने के लिए जो काम हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर बनाने में क्या हो सकता है बच्चों? नंबर कटिंग एंड ट्रीटमेंट, फर्नीचर असेंबली, फिनिशिंग, जैसे उसको जो है पॉलिश वगैरह करना। तो इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर बच्चों? ये किस एतबार से हुए? एक प्रोडक्ट बनाते हुए। इसकी सबसे अच्छी मिसाल गाड़ी है, स्टील कटिंग, फिर उसके बाद इम्बोजिंग एंड वेल्डिंग, और फिर जनाब फिनिशिंग, फिर उसके बाद पेंटिंग, और फिर गाड़ी, फिर फाइनल फिनिशिंग असेंबलिंग के बाद। इस तरह डिफरेंट प्रोसेस बनाए जा सकते हैं। अब अगर आप देखें तो जो कस्टमर डिवीजन का मामला है, उसके अंदर कस्टमर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। मैंने जो मिसाल दी वो बैंकिंग की दे दी, हालांकि कि ये सर्विस है, हम बात मैन्युफैक्चरिंग की कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये हो सकता है कि डिफरेंट सब बेस कस्टमर के लिए आप सर्व करें। जैसे इंडस्ट्रियल को अलग कर दें और डोमेस्टिक कंज्यूमर को अलग कर दें। अच्छा, तो अब आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वुड बी कैटरिंग द प्रोडक्ट सोल्ड टू, ये देखिए वही मिसाल है। एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसको अकोमोडेट कर रहा है? हाउस होल्ड कंज्यूमर को। एक हाउस होल्ड कंज्यूमर हो और दूसरा कौन सा हो बच्चों? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, और हमने उन्हें अलग अलग ब्रेक कर दिया हो उनकी अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक। कि इंडस्ट्रियल कस्टमर जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज और तरह की चाहेगा, और जो हाउस होल्ड यूजर है उसको आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत मुख्तलिफ चाहिए। अच्छा बच्चों, उसके बाद आ गया जी जियोग्राफिक। अब जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है, नॉर्थ डिपार्टमेंट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है लोकेशन के एतबार से ना बड़ी एडवांटेजियस हो जाती है, क्योंकि कंपनी उस रीजन की रिक्वायरमेंट को पर्टिकुलरली समझ लेती है। जैसे अक्सर मैं गाड़ी बनाने वालों की मिसाल देता हूँ कि जो लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गाड़ियां बनाते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि इन गाड़ियों में हीटर बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहां सारा साल सर्दी पड़ती है।
और जो अफ्रीका वगैरह में डिलीवर कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यहाँ टेम्परेचर 55 तक भी जा सकता है, 58 तक भी जा सकता है, तो यहाँ एयर कंडीशनर बड़ा आउटस्टैंडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। और इंडो पाक का जो एरिया है, यहाँ पर एसी भी चाहिए और हीटर भी चाहिए। यहाँ ज्यादा मसला है कि आपको सर्दियां आते ही फिक्र होती मेरी गाड़ी का हीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप हीटर ट्यून कराते हैं, और गर्मियां आते आपको फिक्र होती है कि मेरा एसी प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लिहाजा ये एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसको देखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री के एतबार से किस तरह के प्रोडक्ट्स है वो बनने चाहिए। इससे मैकडोनल्ड ने भी बहुत फायदा उठाया है और पिज्जा हट ने भी, कि मैकडोनल्ड्स जो है वो जब जाता है अमेरिका में तो पोर्क बर्गर भी यूज करता है और वो बनाता है सुअर के गोश्त का बर्गर, लेकिन जब वो इंडिया में आता है तो वो कभी भी जो है बीफ बर्गर नहीं बना सकता, चूंकि वो लोग काऊ को अपनी वालदा मानते हैं। अच्छा, नहीं मतलब हंसने की बात नहीं, उनका रिलीजन है, हम रिलीजन का मजाक तो नहीं उड़ा सकते। अच्छा, और जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो फिर पिग जो है वो उसको मतलब तो इस तरह, और जब आप चाइना जाते हैं तो वहां बड़ी आजादी है आप पे, क्या आप मेंढक से बर्गर बना सकते हैं, आप फ्रॉग का बर्गर बना सकते हैं, छपकली भी पका के खिला सकते हैं, कॉकरोच भी खिला सकते हैं, तो आपके पास बड़ी ज्यादा आजादी होती है, लेकिन आप इलाकाई एतबार से उसे बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। और प्लांट एग्जैक्टली ईच लोकेशन पे जाके उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं। इसके अंदर मैं आप मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी थी सुजुकी मेहरान, तो उसके फ्रंट शॉक्स खराब हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि दो तरह के, एक जैपनीज है और एक कंपनी के ओरिजिनल है। तो जैपनीज महंगे थे और कंपनी के ओरिजिनल सस्ते थे, लेकिन मैकेनिक ने मशवरा दिया कि आप ओरिजिनल लगाएंगे, जैपनीज नहीं लगाएंगे। मैंने कहा वो क्यों? कहते वो शॉक्स अब्जॉर्बर अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो जिस तरह के स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको ये सूट नहीं करेंगे, जबकि जो कंपनी ने जेन्युइन दिए हैं वो हमारे स्पीड ब्रेकर्स और खड्डों में बड़ा अच्छा काम करेंगे। तो कहने का मतलब वो उन हालात के मुताबिक बनाए गए हैं जिस तरह के स्पीड ब्रेकर्स हमारे मुल्क में बनते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आके हम इसको स्टॉप कर देते हैं।